प्रिय विद्यार्थीगण, सादर नमस्कार। आज हम प्रत्ययों की श्रृंखला में त्रच, तुमुन और तव्यत इन तीन प्रत्ययों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने विगत 3 क्लासों में 4 और 2 6 और 2 8 प्रत्यय हमने पढ़ लिए हैं और मैं समझता हूँ उन प्रत्ययों के उदाहरण आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ अभ्यास की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में आज के जो हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं त्रच, तुमुन और तव्यत, इन तीनों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब जिनको एक साथ पढ़ना होता है वो सब उनके पूरे नियम एक जैसे होते हैं। किसी धातु से आपने त्रच प्रत्यय लगाना सीख लिया, इसका मतलब वहां आप तुमुन भी जोड़ सकते हैं आराम से, तव्यत भी। उसके लिए कोई नया नियम नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से याद रखें कि त्रच, तुमुन और तव्यत में धातु को होने वाला परिवर्तन समान होता है। उसके आगे प्रत्यय का जो शब्दांश है उसको ही जोड़ना होता है। अब देखिए, पहला प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं त्रच, दूसरा है तुमुन और तीसरा है तव्यत। सबसे पहले है इन तीनों प्रत्ययों में क्या शेष रहता है, तो त्रय, तुम और तव्य। त्रच में त्रि शेष रहता है, तुमुन में तुम शेष रहता है, तव्यत में तव्य शेष रहता है। दूसरा, यहां इसके अंतर्गत तो देखिए त्रच में त्रि शेष रहेगा और त्रच प्रत्यांत शब्द त्रि के रूप में रहेगा अंत में, और तुमुन प्रत्यांत तुम के रूप में शब्दांत रहेगा, तव्यत में तव्य के रूप में शब्दांत रहेगा। अगला जो स्टेप है उसमें हम ये पढ़ते हैं कि क्या ये प्रत्यय, इन प्रत्ययों से जुड़े हुए शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं या समान होते हैं, क्या चेंजेज हो सकता है। तो उसके रूप में देखें आप कि जो त्रच प्रत्यांत पुल्लिंग है वो पुल्लिंग में ता के रूप में रहेगा, स्त्रीलिंग में वो त्रि के रूप में रहेगा और नपुंसकलिंग में वो त्रे के रूप में रहेगा। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। यानी जहां कोई भी शब्द ऐसा जिसमें धातु के पश्चात ता के रूप में आता है, वो कर्ता का अर्थ द्योतित होता है, तब वहां त्रच प्रत्यय है। ता के रूप में पुल्लिंग, त्रि के रूप में स्त्रीलिंग और त्रय के रूप में नपुंसकलिंग। दूसरे प्रत्यय में तुमुन में तीनों लिंगों में तुम ही रहता है, कारण ये एक अव्यसंज्ञक प्रत्यय है। जो अव्यसंज्ञक प्रत्यय होते हैं उनके रूप में एक ही रूप रहता है, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। तो थोड़ा सा ये जरूर याद रख लें कि अव्यसंज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं। एक पहले भी आया ल्यप प्रत्यय, और ये तुमुन प्रत्यय, और एक कत्वा प्रत्यय आएगा। ये अव्यसंज्ञक प्रत्यय हैं, इसलिए इनमें एक ही रूप होता है तीनों लिंगों के रूप में। अगला है तव्यत, तव्य बचेगा, और पुल्लिंग में एज राम शब्द के अनुसार है, पुल्लिंग में तव्य होगा, स्त्रीलिंग में तव्या होगा और नपुंसकलिंग में तव्यम होगा, एक वचन के रूप में। तीसरे स्टेप पर देखते हैं, पहले इससे पहचाना धातु के पश्चात ये आएगा जुड़ा हुआ, तब वो त्रच प्रत्यय है। पुल्लिंग के रूप में ऐसा आएगा, स्त्रीलिंग में इस तरह से होगा और नपुंसकलिंग में इस तरीके से। ये पहचान का तरीका है कि यहां ये देख करके भी हमको उत्तर क्या भरना है, त्रच। अब देखिए थोड़ा सा एक चेंज, इस तरीके से पढ़ें इसको कि समस्त उदाहरणों को हम हल कर सकते हैं। कैसे, इसके पश्चात और क्या हो सकता है, और त्रच प्रत्यांत, तुमुन प्रत्यांत, तव्यत में और इनके अलावा और भी कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहां एक चीज और समझ लें, तीसरे नंबर पे ये याद रख लें कि ये 3 वर्ण भी तय के स्थान पर परिवर्तित हो सकते हैं, और यहां आकर के ये तीनों प्रत्ययों से बनने वाले सभी शब्दों की पहचान स्पष्ट हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां मैंने बताया कि वे त्रि में ता पुल्लिंग में रहेगा, त्रि स्त्रीलिंग में और त्रय नपुंसकलिंग, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी ये तय हैं उनकी जगह ये 3 अक्षर भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनके साथ ता नहीं होता, उनके साथ धा करना पड़ेगा। जिनके साथ ता नहीं होता उनके साथ ढा करना होगा, ता नहीं होगा वहां टा करना। जैसा जिस तरह का स्वर जुड़ा हुआ है वैसा ही इसमें जुड़ेगा। ता है तो धा हो जाएगा, त्रि है तो ध्री हो जाएगा, और
नपुंसकलिंग में त्रय के रूप में री रहेगा। इसी तरह से ये पूरे के पूरे तीनों प्रत्ययों में एक ही नियम है, तो ये तीनों पर लागू होगा। इसलिए इसका मतलब तुम में धुम भी हो सकता है, ढुम भी हो सकता है और टुम भी हो सकता है। जैसी मात्रा है उसके आधार पर इन तीनों का उच्चारण हो सकता है। यहाँ भी तव्य की जगह धव्य भी हो सकता है, ढव्य भी हो सकता है और टव्य भी हो सकता है। यहाँ आकर के हम स्पष्ट हैं कि हमको इन प्रत्ययों की पहचान के लिए लास्ट में ये देखना है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे कि कहीं पर कोई इस तरह का सस्पेंस रहता है तो उसको किस तरीके से दूर करें, क्योंकि एक आध प्रत्यय इस तरह के और हैं जो ता के रूप में दिखाई देंगे। हालांकि तुम के रूप में और कोई दिखाई नहीं देगा, इसके रूप में और कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका कुछ है कि जहाँ पर जैसे कथ प्रत्यान जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं उनके पीछे भी ता आता है, तो वहाँ कुछ समस्या आ सकती है। तो उसके लिए एक तरीका और आ गए। तो अब देखिए तीसरे नंबर पर आपने पढ़ लिया है कि ये चीज़ें भी इसमें हो सकती है। इसके बाद अब है तृच प्रत्यांत कर्तार्थ में होता है। तृच प्रत्यय जुड़े हुए शब्द कर्ता में रहेंगे। तुमन प्रत्यय केली अर्थ में होता है, यानी क्रियार्थक क्रिया का काम करता है। और तव्यत प्रत्यय ये भाव और कर्म में चाहिए अर्थ में होता है। इससे बना हुआ शब्द कर्ता होगा। उसको हम उसका अर्थ करके भी देख सकते हैं, क्या ये शब्द तृच प्रत्यांत है। जैसे मान लो आपने कर्ता पढ़ा, इसका मतलब करने वाला, तो करने वाला कौन होगा? कर्ता होगा, इसलिए वहां कौन सा प्रत्यय मानेंगे हम? तृच प्रत्यय मानेंगे। इसके बाद जैसे ही हम इसकी पहचान को पूरा पढ़ लेते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, तो अब इनके आधार पर हम उसको आराम से उत्तर बता देंगे। इसके बाद अगला स्टेप जो आता है उसमें आप याद रखें कि यहां ये जो तृच प्रत्यांत शब्द हैं धातु से, तुमुन प्रत्यांत और तव्यत प्रत्यांत, इन तीनों में धातु को गुण किया जाता है। सबसे पहले यही बात बताई मैंने कि किन किन प्रत्ययों में धातु को गुण किया जाता है, किन में धातु को गुण नहीं किया जाता। तो ये धातु को गुण के रूप में याद रखें। कै वाले प्रत्यय जिनमें कै की संज्ञा होती है वो गुण निषेधात्मक होते हैं, तो यहाँ गुण होगा। और गुण के रूप में स्पष्ट पहले ही बता दिया मैंने आपको कि अगर वो ई, उ और री है तो वहाँ गुण होगा ए, ओ और अर। गुण भी दो तरह की स्थिति में, एक अंतिम वर्ण को और एक उपधा में। ये पहले भी हमने एक प्रत्यय में पढ़ा था और उसी जैसा परिवर्तन हमको यहां करना है। जब हमने ये तीनों परिवर्तन देख लिए, अब हमको ये है कि ये जो प्रत्यय जोड़े तब तीनों ही प्रत्ययों को जोड़ने पर धातु को एक जैसा परिवर्तन करना है। अब सबसे पहले जैसे नंबर आता है कि जैसे आकारांत धातुएं हैं, सबसे पहले स्टार्ट में आकारांत धातुएं आएगी। आकारांत धातुओं में सीधा उस आ के पश्चात ये जोड़ने हैं और उससे ये प्रत्यय बन जाएंगे। जैसे मैंने एक धातु लिखी, जैसे दा धातु है, तो दा धातु आकारांत है, इसलिए आकारांत होने के कारण ये सब जुड़ जाएंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द है तो दाता बन जाएगा, स्त्रीलिंग है तो दात्री बन जाएगा, नपुंसकलिंग है तो दात्रे बन जाएगा, और तुमन प्रत्यांत है तो अब ता को हटा देंगे, क्या बन जाएगा? दातुम। और तव्यत जोड़ना है तो उसमें दातव्य। इस तरीके से अब तृच प्रत्यय जोड़ने पर धातु में जो कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब वो तीनों में ही नहीं होगा। और तीनों को अब कभी कभी परीक्षा में ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी प्रत्यय के बारे में हम डबल माइंड हो जाते हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तब थोड़ा सा ये देखें कि उनमें से तीनों प्रत्ययों से हो सकता है आपको किसी एक प्रत्यय का कोई शब्द याद हो। जैसे आपको पता है कि भाई अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें दातव्य बनेगा, नहीं बनेगा, तब देख लें उसका कि तृच प्रत्यांत के रूप में दाता शब्द जैसे याद है आपको, तो इसके आधार पर जब तृच में दाता है, इसका मतलब तीनों को हम राइट कर सकते हैं। उसके ता को हटा करके तुम जोड़ देंगे, तव्य जोड़ देंगे। अंतिम जो धातुएं जिनके अंत में ई, उ, री है, जैसे जी धातु है, इसका मतलब ई को ए गुण करेंगे, जैसे जेता। इसी तरह से अब जेता बना लिया तो इसका मतलब जेतुम, इसका मतलब जेतव्य।
इसका मतलब जेत्री, इस तरीके से कर सकते हैं। एक है जैसे उकारांत धातु है श्रु, तो वहां कहेंगे हम श्रोता। अब श्रोता जब बना हुआ है तो इसका मतलब श्रोतुम, श्रोतव्य, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अर के रूप में जैसे ह्री धातु है और इसमें त्रच प्रत्यय करेंगे तो जैसे हरता, अर्गुण होगा। अब ता को हटा देंगे तो हरतुम और इधर हरतम। इस तरीके से तीनों प्रत्ययों को एक दृष्टिकोण से धातु में जो चेंज हो रहा है उसके आधार पर तीनों को हम आसानी से कर सकते हैं और उस प्रत्यय की पहचान भी कर सकते हैं। एक आता है जैसे ये ता है। अब एक उदाहरण दिया मैंने कि भाई नेता, एक लिखा गीता, एक लिखा कर्ता और एक लिखा श्रोता। अब देखिए सबके पीछे ता है, तो हम पहचान कर रहे थे कि ता के रूप में त्रच प्रत्यय है, लेकिन ता के विकल्प और भी होते हैं। इसलिए वहां ये निश्चित करने के लिए कि इसका प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है, तो चारों में आराम से बता देंगे हम कि इसमें मैंने एक बात लिखाई थी कि इनको गुण करना है। तो जहां गुण हो रहा है, जैसे ये गुण हो रहा है, ये भी गुण हो रहा है, इसमें भी अर्गुण हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये त्रच प्रत्यांत उदाहरण नहीं है। इसका मतलब उसका विकल्प फिर धातु के साथ आगे पढ़ेंगे हम, कथ प्रत्यांत होगा। तो ऐसे में कथ प्रत्यांत भरें जहां उसको गुण नहीं किया गया है। इसी तरह जैसे एक शब्द लिखा नीता, इसका मतलब यहां भी त्रच प्रत्यय नहीं है क्योंकि यहां पर भी ई आ रहा है। इसी तरह जैसे एक शब्द लिखा चिता, इसका मतलब यहां भी त्रच प्रत्यय नहीं है क्योंकि इसमें जब त्रच प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये चेता बनेगा। इस तरीके से यहां इन शब्दों में ता देख करके हम जब त्रच प्रत्यय की पहचान करें तब इसके रूप में अवश्य देखें, और इस तरीके से जब देखेंगे तब वहां उसका राइट उत्तर आपको मिलेगा। जैसे ये पूछा कि बताओ विजेत्री में कौन सा प्रत्यय है, तो हम आराम से देखेंगे यहाँ त्रि आ रहा है इसका मतलब, और यहाँ त्रि के रूप में पहले जी धातु है और विजेत्री का अर्थ है जीतने वाली। तो जीतने वाली से तात्पर्य है कर्ता, और कर्ता के रूप में यह प्रत्यय हुआ है त्रच, इसलिए विजेत्री। जैसे एक शब्द लिखा ये नेत्री, नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होगा, जैसे अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होगा। तो यहां अब ये नेता शब्द पुल्लिंग है और उसकी जगह हम त्री का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं और सभी को उदाहरणों को चेक किया जा सकता है। जैसे अब इसकी जगह मैंने एक उदाहरण लिखा, जैसे ये योद्धा। अब मैंने ये बताया था कि ता की जगह धा भी हो सकता है, इसका मतलब यह धा लास्ट में है। तो धा लास्ट में होने पर ये देखें कि वहां धा लास्ट में है और वहां गुण की प्रक्रियाएं हो रही है, ये ओ हो रहा है युद्ध धातु से, इसका मतलब यहां त्रच प्रत्यय है। लेकिन इसमें त्रच प्रत्यय नहीं है क्योंकि ये गुण नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके एवज में ये प्रत्यय है। फिर इस तरीके से चेक करेंगे, जहां गुण हो रहा है धा आ रहा है। योद्धा का अर्थ करके देख लो, योद्धा का अर्थ है युद्ध करने वाला, इसका मतलब वाला अर्थ आ रहा है, इसका मतलब कर्ता अर्थ है, इसका मतलब त्रच प्रत्यय है। इस तरीके से देखेंगे तो योद्धा, इसी तरह से बोद्धा, ऐसे जो शब्द बनेंगे, बोद्धा का अर्थ है जानने वाला और बुद्ध जाना गया, उसके रूप में प्रयोग किया गया। एक है आपका ये ढह के रूप में, जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने आरोढ़ा, आरोढ़ा देखिए ढा आ रहा है पीछे, और यहां इसके साथ ये गुण भी हो रहा है। आरोढ़ा का अर्थ चढ़ने वाला, इसलिए यहां चढ़ने वाला ऐसा अर्थ है, प्रत्यय होगा त्रच, क्योंकि ता के स्थान पर ढा भी हो सकता है, टा भी हो सकता है। जैसे
दृष्टा, दृष्टा का अर्थ देखने वाला, इसका मतलब यहाँ टा आ रहा है, तो समझ गए। ता के स्थान पर धा ढा टा भी आ सकते हैं, तब भी प्रत्यय का नाम त्रच होगा। उसका अर्थ देख लें, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें ये गुण की स्थितियां देख लें कि वहाँ पर ओ हो रहा है, वहाँ पर उ ए हो रहा है, जहाँ पर अर हो रहा है। दृष्टा और एक ऐसा शब्द है दृष्टा, थोड़ा सा देख लें आप, हिंदी में भी ऐसे क्वेश्चंस युग्म भेद के रूप में आते हैं। युग्म भेद से तात्पर्य इन दोनों का अर्थ में क्या डिफरेंस है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ दृष्टा शब्द है, इसका अर्थ है त्रच प्रत्यांत, अर्थात देखने वाला। नीचे जो दृष्टा लिखा हुआ है, ये उसका एवज, कौन सा प्रत्यय है, कर प्रत्यय। दृष्टा का, इस दृष्टा का अर्थ है देखी गई, और इस दृष्टा का अर्थ है देखने वाला। त्रच वाले में वाला अर्थ अर्थात कर्ता अर्थ होगा। तो यहाँ री को अर्गुण होता है, ई को ए होता है, ऊ को ओ होता है, लेकिन ये द्रस और स्रज ऐसी धातुएं हैं जिनमें अर्गुण की बजाय उसमें रम का आगम होता है। रम आगम से तात्पर्य इस रह से है। तो इन दोनों में यही अंतर कर लें हम कि जब ये प्रत्यय होगा तो उसके लिए तो ये जरूरी है, उसमें ये जब आ गया तो तब वहां त्रच होगा, या अर आ गया तो भी कौन सा होगा, त्रच होगा। तो इस तरीके से चेंज करें। जैसे एक शब्द आया ये सृष्टा, और एक आया सृष्टा। पहले वाले सृष्टा का अर्थ है बनाने वाला, और दूसरे का अर्थ है सृष्टि की गई, रचा गया। तो इस री से देखें आप, जब री है तो ये प्रत्यय नहीं, र हो सकता है, अर हो सकता है, तब कौन सा प्रत्यय है, त्रच। इस तरीके से तो यहां टा के रूप में देखा कि इसमें टा आ रहा है, ऐसी स्थिति में त्रच प्रत्यय की पहचान करेंगे। समझ में आया होगा। ता धा ढा और टा के रूप में करें, स्त्रीलिंग करेंगे तो त्रि हो जाएगा। अब समझेंगे कि योद्धा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो योद्धा शब्द में योद्धा लिखा हुआ है, इसका मतलब जब नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री है तो योद्धा शब्द का स्त्रीलिंग योद्धी होगा। ये इसका स्त्रीलिंग शब्द है। हालांकि हिंदी में इस तरह के शब्दों का प्रचलन कम है, लेकिन संस्कृत में योद्धा शब्द का स्त्रीलिंग क्या माना जाएगा, योद्धी। यानी त्रच प्रत्यांत शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए ता के स्थान पर त्रि प्रयोग किया जाएगा। जिसमें त को ध हो गया तो वहां ध्री हो जाएगा, ढ हो गया तो वहां ढ्री हो जाएगा, ट हो जाएगा तो ट्री हो जाएगा। दृष्टि इस तरह का शब्द बनेगा, तो वहां त्रच प्रत्यांत के तीनों। अब देखिए तुमन प्रत्यांत में सिर्फ 4 चीजें देखो, इसमें और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। या तो हम पीछे तुम जुड़ा हुआ देखेंगे, या दुम जुड़ा हुआ देखेंगे, या ढुम या टुम, ऐसा कोई भी आ जाए तब वहां हम तुमन प्रत्यय बैठेंगे। धातु से गुण करना है आपको, और गुण करके उसमें ये चीजें जोड़नी है कि वहां ध के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ढ के साथ, ट के साथ। तो धुम, जैसे मान लो एक शब्द आया ये आरोढ़ुम, आरोढ़ा की जगह आरोढ़ुम, इसका मतलब इसको देखें, ऐसा मिले तब आपको ये उत्तर बनना है। रीट जैसी एग्जाम्स में तो सिर्फ यह याद रख लो 4 शब्द कि जहां तुम, धुम, ढुम और टुम आएगा वहां हमको ये उत्तर बनना है। सिर्फ यही पूछेगा, वहां शब्द पैराग्राफ में शब्द लाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय, तो ये 4 स्थितियां देखो और ये बताओ। इसमें भी आपको इस तरह की ये 4 स्थितियां देखें पर आपको त्रच बताना है। तव्यत में सीधा है कि तव्य, तव्या या तव्यम। अब ये थोड़ा सा इसमें एक समस्या आ सकती है, क्योंकि सबसे पहले हमने जो ये वाले प्रत्यय पढ़े थे यत नत का, उनमें भी ये होता है और इसमें भी ये होता है। लेकिन अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए, यानी इससे पहले ये होगा, यहां से स्टार्ट होगा धातु के पश्चात, और इस तय की जगह ये तीनों भी हो सकते हैं, ध भी हो सकता है, ढ भी हो सकता है, ट भी हो सकता है। जैसे ये कहा मैंने कि भाई इसमें जैसे एक उदाहरण है लब्धव्य। तब लब्धव्य में देखिए आप, जैसे प्रत्यय आपका ये वाले 4 आ जाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्या इसमें तव्यत भी हो सकता है, तो फिर आप देखेंगे कि इसमें धव्य आ रहा है, इसका मतलब ध आ सकता है। तो यहां पर ये आपका तव्यत प्रत्यय है। इसके लिए ये स्पष्ट होता है, थोड़ा सा ये भी निश्चित कर लें कि जब ये धव्य आएगा तब इधर जो है वो जसत्व प्रकरण आएगा, यानी तीसरा वर्ण ही मिलेगा आपको यहां, ये निश्चित है इसके ध के साथ।
इसलिए वहां आपको ऐसा करना है। ढ और ट के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे एक उदाहरण लिखा, प्रष्टव्य। अब प्रष्टव्य देखा तो उसमें पीछे ये देखा तो ये से 4 प्रत्यय, लेकिन उससे इधर आगे बढ़िए कि यहाँ टव्य भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आपका तव्यत प्रत्यय हो सकता है। उसकी जगह ध ढ ट के रूप में हमको ऐसा देखना। तो बिल्कुल तीनों प्रत्ययों के उदाहरण को आराम से चेक कर सकते हैं, उसमें राइट उत्तर भर सकते हैं। अगर क्रियापद दे रखा है तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि वहां आ के रूप में चेंज नहीं करना, आ के रूप में उसको उसी रूप में लिखना है। इसी तरह से जैसे ई वाली क्रिया है तो उसको आपको ए करना है, ऊ के स्थान पर ओ करना है, री के स्थान पर अर करना है। इस तरीके से करेंगे। जहाँ चेंजेबल स्थितियां नहीं है वहाँ चेंज नहीं करना है, उसके पीछे हमको सीधा सा प्रत्यय से अवशिष्ट जो भाग है उसको हम वहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से ये इसकी एक भूमिका है। अब इसके उदाहरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, अब हम उदाहरण पढ़ रहे हैं। देखिए, त्रच, तुमुन और तव्यत के बारे में, उसकी प्रस्तावना के बारे में हमने ये पढ़ा कि किस तरह के उदाहरण इन तीनों के होंगे। अब हम समस्त प्रकार की धातुएं लेकर के इनके उदाहरण समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम आकारांत धातुओं को पढ़ रहे हैं। तो जैसे पा धातु है, इसी तरह दा धातु है, इसी तरह ज्ञा धातु है, इसी तरह से मा धातु है, इसी तरह या धातु है। देखिए, आकारांत धातुएं, मैंने आपको कहा था कि ये धातुएं भी आकारांत है। देखिए, सबसे पहला प्रकरण उदाहरण पढ़ने के लिए एक क्रम बना रखा है अपन ने कि कैसे पढ़ें जिसमें समस्त धातुएं भी आ जाए और हमारे उदाहरण सही तरीके से हल हो सकें। तो ये मैंने कुछ आकारांत धातुएं पढ़ी। आकारांत से तात्पर्य आ, ए, ओ, ऐ, औ, ये सब आकारांत कहलाते हैं। उनमें हमने आपको बताया कि इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, सीधा उसके पीछे प्रत्यय बचा हुआ भाग लिख देना है। तो जैसे यहां लिखा पाता, सभी में ऐसा होगा। यह होगा पातुम और यह होगा पातव्य। अब पा धातु से त्रच प्रत्यय लगाते समय हमारे सामने, अगर हमने पहले नहीं पढ़ा है, एन वक्त पर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है हमको। हमारी कल्पना वहां तक पहुंच जाती है कि पा धातु से शायद पाता नहीं बनता हो, ऐसा शब्द देखा नहीं हमने, पिता शब्द देखा है। तो वहां हमको निश्चित रूप से सस्पेंस होगा और हम गलत उत्तर की तरफ चले जाएंगे। मैंने इसलिए तीनों प्रत्यय एक साथ पढ़ा रहा हूं कि यहां कहीं डाउट है तो यहां बढ़िए। अब यहां जैसे आप बढ़े तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ने को आपको मिला होगा, पातुम शब्द मिल गया होगा। तो ये निश्चित, जब यहां ऐसा आया तो ये निश्चित समझ लो कि यहां भी ऐसा ही होगा। इसमें भी धातु आ ही रहेगी, तीनों में एक जैसा ही चेंज होता है। इसलिए इनसे भी इसको सही किया जा सकता है। यहाँ कहीं डाउट हो कि भाई पिता बने, पिता तो उणादि प्रकरण में है, उसकी व्युत्पत्ति अलग है, उसको अपाणिनीय कहते हैं। तो वहां इसके बाद देखिए अगला, अब दा धातु है, इसका मतलब दाता। इधर भी ऐसे हो जाएंगे, दातुम, दातव्य। इसी तरह से ज्ञा धातु से ज्ञाता, ज्ञातुम, ज्ञातव्य। इसी तरह माता, मातुम, मातव्य। अब यहां देख रहे हो कि माँ से माता बना, तो पा से पाता है, पिता क्यों नहीं बन सकता? माँ से माता का तात्पर्य क्या है? अब हम कह रहे हैं कि भाई ये शब्द पुल्लिंग बनेगा, तो माता शब्द यहाँ पुल्लिंग है,
जबकि हम माता शब्द स्त्रीलिंग की जो कल्पना करें वो उणादि के अंतर्गत है। यहाँ माता का अर्थ पुल्लिंग ही है, त्रच प्रत्यांत। इस पाता का अर्थ है पिलाने वाला या रक्षा करने वाला। इस माता का अर्थ है बनाने वाला। जैसे इससे पहले एक उपसर्ग लगा देंगे तो बिल्कुल सही समझ में आएगा, निर्माता। जैसे निरुपसर्ग लगाया तब क्या बनता है, तब निर्माता बनता है, तब तो पुल्लिंग है ना। निर्माता अर्थात निर्माण करने वाला, और उसका स्त्रीलिंग होता है निर्मात्री संस्था, जैसे आता है। तो यहाँ निर्माता शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इसको त्रच प्रत्यांत माता शब्द किस तरह का है, पुल्लिंग के रूप में। इसी तरह या धातु से याता, गाता, ध्याता और साता, स्नाता और ग्लाता, ये सभी आकारांत धातुओं में इस तरीके से हमको त्रच प्रत्यय जोड़ना है। स्त्रीलिंग बनेगा त्रि हो जाएगा, दात्री पात्री शब्द बन जाएगा। नपुंसकलिंग में मूल शब्द जो बनेगा इसका वो ये बनेगा इस तरीके से, ऋकारांत। ये मूल शब्द है त्रच प्रत्यांत, और उस त्रच प्रत्यांत शब्द का ये पुल्लिंग रूप है और त्रि उसका स्त्रीलिंग रूप है। इनमें सब में उसी तरह से तुम जोड़ देंगे और ये तव्य जोड़ेंगे। तो देखिए कितना सरल है कि हमको एक प्रत्यय अगर याद है तो याद रखो कि हम त्रच नहीं जानते, हम त्रच तुमुन तव्य तीनों जानते हैं। उसके आधार पर हम तीनों को कर सकते हैं। या सभी के साथ ऐसा ही, या तुम, या तव्य, सभी में ऐसे चेंज करना है। इस तरीके से आकारांत क्रियाओं को हम पढ़ लेते हैं, और आकारांत क्रिया के रूप में इसका जो प्रयोग करते हैं उसके बाद आके पश्चात आती है हमारी ई उ रियाली। आकारांत धातुओं के पश्चात अब हम इकारांत, उकारांत और ऋकारांत क्रियाएं, क्योंकि ये क्रम होगा कि इनमें क्या होगा। तो जैसे जी धातु लिखी हमने, एक ची धातु लिखी, इसी तरह जैसे नी धातु लिखी, इसी तरह जैसे क्री धातु लिखी, इसी तरह जैसे सी धातु लिखी, एक है जैसे श्रु धातु, एक है जैसे हु धातु, एक है जैसे भू धातु, और एक में है क्री, और 10 नंबर पे है क्री जिसमें डबल टी है। देखिए इस तरह की सभी क्रियाएं, ये समझ लें कि हमने 10 उदाहरण पहले पढ़े और 10 ये पढ़ रहे हैं। इसमें हम आ ई उ री वाली समस्त क्रियाओं के उदाहरण कर सकते हैं त्रच तुमुन तव्यत के रूप में। देखिए जी धातु से गुण करेंगे जेता, स्त्रीलिंग क्या होगा, जेत्री, उधर क्या बनेगा, जेतुम, और ये होगा जेतव्य। इसी तरह चेता, चेतुम, चेतव्य। इसी तरह से नी धातु से ए करेंगे, नेता, नेतुम, नेतव्य। इसी तरह क्री धातु से क्रेता, क्रेतुम, क्रेतव्य। अब देख रहे हैं आप, क्रेता, क्रेता से तात्पर्य खरीदने वाला, नेता से तात्पर्य ले जाने वाला, चेता से तात्पर्य चयन करने वाला, जेता से तात्पर्य जीतने वाला। ये सब कर्तार्थ में है, इसलिए क्रेता, विक्रेता, वि उपसर्ग लगा देंगे तो विक्रेता हो जाएगा। और जब ये शब्द बन गया इसका मतलब तुमुन वाला भी बन सकता है। अब यहां थोड़ा सा चिन्हित करें, यह एक नई विषय वस्तु प्रारंभ होती है जो एक व्याकरण में कठिन मानी जाती है। जैसे सी धातु से ये बनेगा सईता, सईतुम, सईतव्य। यहां ये समझना होगा, इसको चिन्हित करके हम ये ऐसा पढ़ें कि इनमें धातु को गुण होता है तो ई को ए करते हैं, लेकिन पाणिनि व्याकरण में धातुएं इस नाम से पढ़ेगी। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो इट सहित आती है, सेठ धातुएं कहते हैं उनको, और कुछ ऐसी होती है जो अनिट कहलाती है जिनमें इट नहीं होता। इट से तात्पर्य धातु और प्रत्यय के बीच में ई का आना इट कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे जिनमें आपको ई देखना है।
तो ये ई किसी धातु में लगता है, किसी में नहीं लगता, इसका एक नियम है। स्वर वाली क्रियाओं को तो आप आराम से कर सकते हैं। स्वर वाली क्रियाओं में तो एक ही लाइन याद रखनी है। एक तो दीर्घ उकार, जिनमें दीर्घ उ आएगा, जिन धातुओं के अंत में, उनमें ये ई किया जाएगा। तो मान लो ऐसी कोई दीर्घ उ वाली धातु, जैसे आपने भू पढ़ी, तो इसका मतलब इसमें उ बड़ा है, तो यहां भी इसमें हम ई करेंगे। जब ई करेंगे तो ये भवितुम बनेगा, यहां बनेगा भविता, यहां बनेगा भवितुम, और यहां बनेगा भवितव्य। कौन सी क्रियाओं में, कौन सी धातुओं में? जिन धातुओं में अंत में दीर्घ उ पाया जाता है, उनमें हमको इट का आगम करना होता है, उनके बीच में ई जोड़ना होता है। इसलिए भू को जब गुण करोगे तो ओ हो जाएगा। जैसे ये बनाया श्रोता, श्रोतुम, श्रोतव्य, होता, होतुम, होतव्य। तो इसमें भी ओ हो रहा है और उसके पीछे ता आ रहा है, लेकिन ओ के पश्चात ये दीर्घ उ वाली धातु, इनके पीछे ओ के पश्चात ई भी आएगा, और जब ओ और ई होगा तो वहां अयादि संधि करेंगे, ओ को औ आदेश, इसलिए वहां क्या बनेगा? भविता। और यहां क्या होगा? सईता। ये ई है, ई को ए गुण होता है और ए और ई में अय होता है, तो ई इकारांत धातुओं में अयिता और उकारांत में अविता के रूप में इट वाली धातुओं को इस तरीके से किया जाता है। तो क्या समझेंगे? एक तो दीर्घ उ वाली धातु है, एक दीर्घ रिकार वाली धातु है, जिनमें दीर्घ री होता है। उद्री दंतैर योति, इस तरह का एक नियम एक पाणिनि के व्याकरण में लिखा हुआ है। तो उद्री दंती यानी दीर्घ उकार, दीर्घ रिकार। एक है यु धातु, एक रु धातु, एक श्नु, स्नु, नु, सु, स्वी, डिंग और सी। ये इस तरह की धातुएं हैं जिनमें इट किया जाता है, जिनमें ई आता है। ये याद रख लेंगे तो समस्त जिनके पीछे स्वर आ रहे हैं वो हमको याद हो गए एक तरह से। जिसके अंत में दीर्घ हुआ है उसमें ई जोड़ दो, उसको अविता कर दो, अविता, अवितुम, अवितव्य। री आएगा, दीर्घ री, जैसे ये मैंने दोनों लिखी है, एक ह्रस्वरी एक दीर्घ, तो ह्रस्वरी में तो ई नहीं आएगा, वहां करेंगे कर्ता, कर्तुम, कर्तव्य। लेकिन यहां दीर्घ री है, इसका मतलब इसमें ई आएगा, तो ये हो जाएगा करिता, करितुम, करितव्य, इस तरीके से। दीर्घ उकार, दीर्घ रिकार, यु, रु, श्नु, नु, इनकी इतनी आवश्यकता नहीं, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक तरह से इस तरह के उदाहरण आपके सिलेबस में ही नहीं है। सिर्फ इसमें से दो क्रिया याद रखें, एक डी और एक सी। डी धातु भी क्या होगा? डी धातु में डईता, डईतुम, डईतव्य, डईता, डईतुम, डईतव्य। डी धातु में भी ऐसा, डी और सी, सईता, सईतुम, सईतव्य। चार को अच्छी तरह से याद रखो, दीर्घ उ, दीर्घ री, डी और सी, ज्यादातर ये आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको हमको पढ़ना है। यहां तक आते आते हम जिनके लास्ट में स्वर है वो पूरी क्रियाओं के साथ त्रच तुमुन तव्यत कर सकते हैं। किसी भी एक प्रत्यय का उदाहरण याद है तो वह तीनों प्रत्ययों के उदाहरण, कहीं सस्पेंस भी हो तो कोई तीनों में से कोई एक याद हो तो उससे भी आप राइट कर सकते हैं। एक विशेष बात यह है कि इसमें गुण होता है, इसमें हमको ये मात्राएं ए, ओ, अर के रूप में देखनी है, जिसमें ऐसा चेंज नहीं है। जैसे मान लो जेता की जगह जीता आ गया, तब नहीं होगा, तब वहाँ कट प्रत्यय है, क्योंकि गुण आवश्यक है। इसके बाद कुछ उदाहरण ऐसे जिनके पीछे स्वर नहीं आते यानी व्यंजन आते हैं, जैसे दो तीन ऐसे परिवर्तन रह गए, जैसे ध, ढ, ट, उनके कुछ उदाहरण और पढ़ रहे हैं अपन। देखिए, स्वरों की जिनके अंत में स्वर थे ऐसी धातुओं के पश्चात कुछ उदाहरण हम जिनके अंत में हल है यानी हलन धातुओं से तीनों प्रत्ययों को जोड़ना सीख रहे हैं। देखिए, तीन जो शब्द मैंने चेंज करवाए थे कि तय की जगह ध भी हो सकता है, ढ भी हो सकता है, तो उनके उदाहरण पहले ले रहा हूं मैं।
देखिए, जब भी ये ध वाला नियम लागू होगा तब ये समझ लो कि उस धातु के अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ध, ध, भ और भ। ऐसी सभी धातुएं नहीं जिनमें वो जो प्रक्रिया मैंने बताई थी इट नहीं होता, उनमें यहाँ ध हो जाएगा, तो ये बनेगा योद्धा। अब ये राइट है, इसका मतलब तीनों कर सकते हैं हम, योद्धा, योद्धुम, योद्धव्य। इसी तरह इसको कर सकते हैं, बोद्धा, बोद्धुम, बोधव्य। ऐसा कैसे हो जाएगा? इसी तरह से लब्धा, लब्धुम, लब्धव्य। यहां धव्य आ रहा है राइट, यहां धुम आ रहा है यहाँ राइट, यहां धा आ रहा है यहाँ भी राइट, लेकिन धा के रूप में कत भी हो सकता है। इसमें वो पहचान नहीं है वो, क्योंकि इसमें ऐसा है नहीं, इसमें केवल है, तो यहाँ दोनों हो सकते हैं। त्रच भी हो सकता है, कत भी हो सकता है। उस वाक्य पर निर्भर करेगा कि वो किस जगह आ रहा है। अगर वो वाक्य के अंत में आ रहा है तब समझो वो कत प्रत्यय का है। इसके बाद देखिए अगला है आरभ, तो आरब्धा, बिल्कुल इस जैसा, आरब्धा, आरब्धुम, आरब्धव्य। इसी तरह से वह धातु से वोढ़ा, वोढ़ुम, वोढ़व्य। अब यहां तो इस ओ से पहचान लेंगे, लेकिन धातु याद रखना, इसमें वह धातु है। इसके बाद सह, वह और सह दोनों के रूप एक जैसे, सोढ़ा, सोढ़ुम, सोढ़व्य। इसी तरह से आरोढ़ा, आरोढ़ुम, आरोढ़व्य। केवल ढा चेंज करना है, ढा की जगह आपको ढुम और ढव्य लिखना है। द्रस धातु में री आ रहा है, री की जगह आप ये करेंगे, द्रस और स्रज और प्रचिन्ह में रह करना है हमको, तो ये दृष्टा, द्रष्टुम, द्रष्टव्य। इसी तरह प्रष्टा, प्रष्टुम, प्रष्टव्य। इसी तरह सृष्टा, सृष्टुम, सृष्टव्य। जय को स होकर के सृष्टा, इस तरीके से प्रयोग होता है। तो याद रखें कि जहां पर ऐसे शब्द आ जाते हैं सृष्टा और एक सृष्टा री, तब वो कत प्रत्यांत है, इसके रूप में आपको ऐसा करना है। लब और रब धातुएं कई जगह पर नुमागम जैसी स्थितियां होती है, लंबिता, ऐसे प्रयोग भी बनते हैं, लब्धा भी बनता है। इसके बाद देखिए आगे लिख धातु से, अब ये ध, ढ, ट के उदाहरण हुए। अब यहाँ कुछ अलग उदाहरण है, जैसे लेखिता। अब लेखिता के रूप में आपको त्रच बताना है, लेकिन लिखिता के रूप में वो कत माना जाएगा। यद्यपि जहां पर णिच आदि प्रत्ययों की जो स्थितियां होती है वहां कत प्रत्यय भी माना जाएगा लेखिता में, लेकिन इसके रूप में डायरेक्ट ही लिख धातु से अगर त्रच करते हैं तो लेखिता बनेगा। तो लेखिता और लिखिता में ये अंतर है, लिखिता का मतलब यहां त्रच नहीं। इसके बाद देखो ये थोड़ा सा अनुस्वार वाली जो धातुएं हैं, अनुनासिक वर्ण जो पंचम वर्ण है, उनमें 6 धातुएं हैं, ये गम, यम, रम, नम, 4 तो मैं वाली, उनमें हमको ऐसा करना है, उनको अनुनासिक यानी अनुस्वार होकर के अनुनास पर श्रवण हो जाता है। तो गंता, यंता, रंता और नंता, 4 है मैं वाली धातुएं जिनमें आपको ये न करना है। बाकी में आपको ई करना है, जैसे भ्रमिता, भ्रमितुम, भ्रमितव्य, इस तरीके से। हन धातु में भी नहीं रहेगा, हंता,
6 धातुओं के नाम याद रख लें हम। गम, यम, 2 तो ये है, एक रम और एक नम। इनमें आपको न करना है और इस तरीके से रूप बनाने हैं। 4 अच्छी तरह से याद कर लें। इसमें 2 याद रख लें हम, हन और मन, विशेष रूप से इनमें आपको न करना है। बाकी जो मैं वाली धातुएं हैं उनमें आपको ये ई का प्रयोग करना है। भ्रमिता, भ्रमितुम, भ्रमितव्य। इसके बाद कुछ मैंने इस तरह की क्रियाएं ली जिनमें ये ध्यान देने की बात है कि जैसे रच धातु है, एक रूप होता है रचयिता और एक होता है रचिता। तो हम ता को देख करके ये देखेंगे कि यहाँ त्रच है, त्रच का कौन सा उदाहरण। तो ये 4-5 ऐसी क्रियाएं हैं जिनको अच्छी तरह याद रखें। रच, चिंत, कथ, चुर, इनमें आपको त्रच प्रत्यय का उदाहरण होगा जिसमें अयिता आएगा, और जिनमें अयिता नहीं आएगा, इता ही आएगा, वो आपका कथ प्रत्यय। ऐसे देखें इसमें उसका अर्थ करके और अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे रचयिता का अर्थ है रचना करने वाला, रचिता का अर्थ है रची गई। इसलिए इन दोनों शब्दों में ये अंतर है, ये त्रच प्रत्यांत है, ये कथ प्रत्यांत। तो ये 4 क्रियाओं को एक साथ अलग से याद रखें, क्योंकि विशेषकर जो उदाहरण प्रष्टव्य होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इनमें से ही आता है। इसलिए चिंत धातु से चिंतिता, और वहां क्या बन जाएगा, चिंतिता। इसलिए दोनों में अंतर है। ऐसे ही कथिता और कथिता अलग अलग है। कथिता का मतलब कही गई और कथिता का अर्थ है कहने वाला। इसी तरह चोरिता, आगे के तीनों बन जाएंगे चोरिता। तो चोरिता में त्रच प्रत्यय है, तो एक याद है तो तीनों। अब तीनों में क्या करेंगे आप, जैसे कथिता लिख दिया तो अब यहां हमको ये डाउट रहता है कि कथितुम होगा, कथितुम होगा, तो सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ कथिता आ रहा है तो इसका मतलब ये कथितुम ही होगा, और यहां भी कथितव्य ही होगा। और पच धातु में ये च को क होकर के पक्ता, पक्तुम, पक्तव्य, यहाँ क के रूप में प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम हलंत धातुओं से भी त्रच तुमुन प्रत्यय जोड़ सकते हैं। बाकी जो अन्य धातु हैं उनके साथ इस तरह से अभ्यास करें, इसके आधार पर हम उनको राइट कर सकते हैं। यहाँ इनमें थोड़ा सा यह है कि कुछ ई वाली धातुएं हैं, उनके आधार पर आप जितना आप अभ्यास करेंगे उस अभ्यास के आधार पर ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी धातुएं ई वाली धातुएं होती है। उस अभ्यास से करेंगे। बाकी जो परिवर्तन है वो इसके रूप में देखना है, शब्द को ढूंढना है कि कौन सा त्रच प्रत्यांत है, तो वहाँ इस तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो आज हमने त्रच, तुमुन और तव्यत 3 प्रत्यय पढ़े हैं। मैं समझता हूँ इन उदाहरणों के आधार पर और जो इसकी प्रस्तावना भूमिका के रूप में जैसे मैंने बताया था उसको देखते हुए आप उदाहरण हल करेंगे तो निश्चित रूप से आप समस्त उदाहरणों को हल कर पाएंगे। इसके आगे की क्लास में हम इससे आगे वाले जो प्रत्यय हैं तय से संबंधित कत और कत्वतु आदि उनके बारे में कल अपन अध्ययन करेंगे।